हम बात करते हैं अलाउंसेस की। अलाउंसेस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अलाउंसेस होता है जो फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, अदर देन बेसिक सैलरी, अदर देन फीस, कमीशन, बोनस। आपको फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। ये पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकता है, ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो। अगर ये आपको पर्सनल पर्पस के लिए दिया जा रहा है तो ही टैक्सेबल हो सकता है। एग्जाम कितना वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये केवल ऑफिशियल रीजन से दिया जा रहा है और ऑफिस के काम के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है और आप खर्च भी कर रहे हैं तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई इनकम तो है नहीं। ऑफिस के काम से आपको कहीं भेजा गया और उसका खर्चा दे दिया, तो ये कोई आपकी इनकम थोड़ी ना है। इनकम उसमें तब होगी जब आप कुछ पैसा बचा लेंगे। आपको 5,000 रुपये मिलता है लेकिन आप उसमें से 4,000 ही खर्च करते हैं, तो वहां पर इनकम होती है। वो सारी बातें भी हम पढ़ने वाले। तो अलाउंसेस क्या है? अलाउंसेस वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कुछ खर्चों के लिए, स्पेसिफिक खर्चों के लिए। ये पर्सनल भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं। अलाउंसेस फिक्स्ड अमाउंट होती है और जो जो अलाउंसेस है वो क्या होती है? फिक्स्ड अमाउंट होती है और जनरली सैलरी से अलग दिया जाता है ना। अनयूजुअल खर्चों के लिए ये आपको जनरली दिया जाता है। तो ये मेनली क्या बात है? मेनली बात है कि ये क्या है? ये है फिक्स्ड अमाउंट में, है ना। और ये पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको दिया जा सकता है। अलाउंसेस बहुत सारे टाइप की हैं। ऐसी अलाउंसेस हैं जो फुली टैक्सेबल है अंडर द बोथ रिजीम्स। दोनों ही रिजीम में फुली टैक्सेबल है। और कुछ ऐसी है जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में फुली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट है ऑप्शनल टैक्स में। और कुछ ऐसी हैं जो फुली एग्जेम्प्ट है ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। तो बहुत सारे हैं के पास कुछ अलाउंसेस हैं। तो हम ये एक एक करके सब, कुछ हो सकता है पढ़े हैं, कुछ हो सकता है हम पढ़े भी नहीं। मैंने आपको बताया पहले भी कि जो हम नहीं पढ़ रहे हैं वो फुली टैक्सेबल है, की टेंशन नहीं लेनी। अगर एग्जाम में कोई भी ऐसी अलाउंसेस आई है जो आपको लगता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, फुली टैक्स, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे सारी की सारी अलाउंसेस। जब सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब आप इस टेबल को देखेंगे तो ये टेबल आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि ये टेबल क्या है, क्या कह रही है ये टेबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसी अलाउंसेस जो पार्शली एग्जेम्प्ट हैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, मतलब कि ओल्ड में, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में, जिसमें आप शिफ्ट होंगे 115 BAC से पुरानी में, ऑल्टरनेट में, ऑप्शनल में, तभी ये एग्जेम्प्ट होंगी। और ये फुल्ली टैक्सेबल है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। मतलब अगर एग्जाम में कुछ नहीं बताया कि आप एग्जिट कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। अब फुल्ली टैक्सेबल है तो इसमें तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा फिर। इसीलिए ज्यादातर चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ये बोला जाता है कि जो एसएससी है वो ऑप्शनल में जा रहा है, या ये भी बोला जा सकता है दोनों का आंसर निकालो, ऑप्शनल का भी और डिफॉल्ट का। तो हमें पढ़ना तो है ही। तो फर्स्ट है इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट है हाउस रेंट अलाउंस। ये जनरली आता ही है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में सैलरी का है तो या तो हाउस रेंट अलाउंस आएगा या रेंट फ्री एकोमोडेशन आएगा। मतलब या तो परक्यूजिट में हाउस दिया होगा या अलाउंसेस में हाउस रेंट अलाउंस दिया होगा। दोनों में से एक चीजें जनरली होती ही है। तो सेक्शन 10 और सबसेक्शन 13A है। जो सेक्शन 10 बेसिकली एक एग्जामिशन का सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 10 और क्लोज 13A है, सॉरी। तो इस सेक्शन के अंदर सारे का सारा एग्जामिशंस है, सारी की सारी एग्जामिशन कि भाई क्या क्या फ्री होता है। तो उसमें ये बता रखा है हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंस क्या है कि एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है, तो एम्प्लॉयर उसे पैसा दे रहा है कि चलो आप अपना किराया इसमें से कुछ रिकवर कर लो। तो ये तो पर्सनल खर्चा हो गया एम्प्लॉय का, तो टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन अगर वो अपना ये पैसा जेब में डाल रहा है, वो एम्प्लॉय तो बेचारा ये पैसा लेके किराए का पैसा मकान मालिक को, तो उसकी जेब में तो जा नहीं रहा है। तो इसलिए कुछ इसमें से छूट मिलेगी, और वो क्या होगी वो हमें पढ़ना है। तो एचआरए जो है वो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, ताकि वो अपने घर का किराया दे पाए।
तो ये एग्जेम्प्ट होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मिनिमम जो अमाउंट आएगी, मिनिमम अमाउंट जो ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो नोट करना है आपको। तो जो HRA है वो एग्जेम्प्ट है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, मतलब जो इन तीनों पॉइंट में सबसे कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव्ड। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना HRA आपको मिला फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड पॉइंट है 50% और 40% ऑफ सैलरी। ये मानिए HRA, आज की क्लास में हम केवल HRA ही पढ़ेंगे। HRA अपने आप में इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने में हम इसे पढ़ते हैं बाकी समय में बाकी सारी अलाउंसेस हो जाती है, इकलौती ये अलाउंसेस हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो HRA कितना मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% मेट्रो सिटी में, 4 मेट्रो सिटी होती है हमारी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया हमारी नॉन मेट्रो सिटीज है। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, एग्जाम में कुछ नहीं बताया कहाँ रहता है, कहाँ किराए का मकान लिया है, तो मेट्रो सिटी के प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि वो केवल 4 सिटी है, और नॉन मेट्रो सिटी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम एज्यूम करेंगे, अगर कुछ नहीं कहा तो हम एज्यूम करेंगे कि 40% ऑफ सैलरी लेना है क्योंकि वो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है। तो मेट्रो सिटी होगी तो बताया जाएगा, अगर हमें नहीं बताया तो हम एज्यूम करेंगे वो अदर सिटी में रहता है और 40% ऑफ सैलरी लेंगे। अब आपको मजे की एक बात बताता हूँ, अलग अलग अलाउंसेस, अलग अलग परक्यूजेट्स और अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हर जगह सैलरी का मीनिंग एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं सैलरी का मीनिंग कुछ और है, कहीं कहीं जगह सैलरी का मीनिंग कुछ और है। ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बता, मान लिया हम 40 पॉइंट पढ़ने वाले हैं और इन 40 के 40 पॉइंट में सैलरी का मीनिंग अलग अलग है। अब या तो हम हर जगह सैलरी का मीनिंग याद करें, लेकिन इन 40 में से मान लेते हैं 40 ऐसे ही बता रहा हूं, 40 में से 35 जगह सैलरी का मीनिंग सेम है और 5 जगह सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है। तो मैं कहता हूं हम 40 जगह याद नहीं करेंगे सैलरी का मीनिंग क्या, हम इन 5 जगह याद करेंगे सैलरी का मीनिंग क्या है, और एक सैलरी का मीनिंग याद करेंगे जो 35 जगह। और मैं कहूंगा अगर ये नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वही है जो लेना है। जैसे मैंने आपको कहा अगर मैंने कोई अलाउंस नहीं पढ़ाई तो फुली टैक्स, ऐसी अगर कोई 5 स्पेशल केस नहीं आए तो आपको सैलरी का मीनिंग बाय डिफॉल्ट वाला लेना है। तो इसका एक नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं। ये नाम कहीं नहीं है लॉ में, कहीं बुक्स में, कहीं कुछ नहीं है, हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए हम, ताकि इस सैलरी में 3 चीजें आती हैं, अब 3 चीजों के नाम बार बार ना लेना पड़े तो एक शॉर्ट का नाम दे देते हैं। हाँ? जैसे बच्चे का नाम है राम नारायण शर्मा, से रामू रामू बोल देते हैं शॉर्ट, कैसा हम। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम, ये जो सैलरी है इसका नाम हम स्टैंडर्ड सैलरी रख देते हैं कि कुछ नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये, कुछ नहीं कहा तो यही सैलरी का मीनिंग लेना। तो स्टैंडर्ड सैलरी क्या होती है ये अभी हम सीख लेते हैं, तो कुछ नहीं कहा तो यही लेना। अब जो 5 जगह हैं जहां पर सैलरी का मीनिंग स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है उसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, पता है ऑलरेडी, सेक्शन 16 सबसेक्शन सेक्शन पढ़ा था, एंटरटेनमेंट अलाउंस, पिछली क्लास में। एंटरटेनमेंट अलाउंस में 3 पॉइंट थे, पता है कौन कौन से, रिसीट, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, स्टैंडर्ड सैलरी नहीं बेसिक सैलरी, तो वो अलग था मीनिंग, और ₹5,000। तो 3 पॉइंट में 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, वो इन 5 में से एक पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस।
क्योंकि वहां स्टैंडर्ड सैलरी नहीं लेना। तो स्टैंडर्ड सैलरी वो है जो एचआरए के लिए है। अब बुक्स में जनरली पता क्या लिखा होता है? बुक्स में लिखा होता है अलग अलग पॉइंट पे सैलरी का वो मीनिंग है जो एचआरए के लिए। हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड सैलरी है। तो स्टैंडर्ड सैलरी क्या है? स्टैंडर्ड सैलरी में तीन चीजें आएंगी, ये मैं लिखवा भी देता हूं। एक आती है बेसिक सैलरी, एक आता है डीए, एक आता है कमीशन। लेकिन डीए भी नॉर्मल नहीं है, कमीशन भी नॉर्मल नहीं है, उनमें भी कुछ कंडीशन है। तो क्या क्या है लिखिए। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? स्टैंडर्ड सैलरी। तो स्टैंडर्ड सैलरी के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक आता है बेसिक सैलरी, एक होता है डीए, डीएनएस अलाउंस। लेकिन डीएनएस अलाउंस एक नॉर्मल और सिंपल अलाउंस नहीं है। डीए अलाउंस वो वाला लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए बेसिक सैलरी की तरह ट्रीट होता है। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आपकी जॉब लग रही होगी तो बताया गया होगा कि जब रिटायरमेंट होगा आपका तो उसके लिए जो सैलरी लेंगे उसमें हम डीए लेंगे या नहीं। अगर ये बोला कि पीएफ के कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग सैलरी के अंदर डीए भी लेंगे, तो इसका मतलब डीए यहाँ पे ही लेना है। अगर वहां लिखा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जब हम सैलरी कंप्यूट करेंगे तो उसमें बेसिक सैलरी लेंगे तो डीए नहीं लेना है। अगर ये लिखा है कि कुछ भी नहीं बताया तो भी डीए नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में ये बताया कि बेसिक सैलरी लेना और डीए जितना है उसका 40% लेना रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो हम 40% यहां लेंगे। डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो जब टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, सैलरी निकाल रहे हैं, तो उसमें तो 100% डीए लिख लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड सैलरी में 40% लेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं 40% यहां भी लेते हैं, 40% टैक्सेबल भी करते हैं। वो टैक्सेबल तो पूरा होगा 100%, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड सैलरी में 40%। तो डीए, अब इस डीए को हम एक शॉर्टकट नाम दे देते हैं स्पेशल डीए, वरना बार बार मुझे कहना पड़ेगा डीए विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसकी जगह मैं कहता हूँ स्पेशल। अब तीसरा पॉइंट है कमीशन। कमीशन दो तरीके से दिया जा सकता है। एक होता है 5,000 रुपए कमीशन है, 2,000 रुपए पर मंथ है, 5,000 रुपए सालाना है। एक तो ये होता है कमीशन, और एक कमीशन ये होता है सेल का 2%, 1%, 5%। तो यहां पर कमीशन तभी लेना है जब वो सेल पर परसेंटेज हो, 2%, 5%, आधा परसेंट। अगर ये लिखा कमीशन है 1,000 रुपए पर मंथ तो नहीं लेना। टैक्सेबल तो होगा, चाहे वो 1,000 रुपए पर मंथ है या 1% सेल है, टैक्सेबल तो पूरा होगा। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड सैलरी में आप तभी लेंगे जब वो परसेंटेज बेसिस पर है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं स्पेशल कमीशन। तो हम क्या क्या ले रहे हैं? हम स्पेशल बेसिक सैलरी ले रहे हैं एचआरए में। तो स्टैंडर्ड सैलरी में हम क्या ले रहे हैं? एक बेसिक सैलरी, हम ले रहे हैं स्पेशल डीए, और हम ले रहे हैं स्पेशल कमीशन। बस ये तीन चीजें 99% जगह यूज हो जाएगी। तीन चीजें हमारी यूज होगी, ज्यादातर हर जगह यही है सैलरी का मीनिंग। ठीक है, बहुत सारी जगह होगा, मैं बताया तो था 40 में से 35 जगह यही लेना है। तो अलाउंसेस के अलावा भी और बहुत सारी जगह वहां पर यही लेना है। जहां मैंने कुछ नहीं बताया सैलरी का मीनिंग, तो ये लेना है। जहां सैलरी का मीनिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा वहां मैं बताऊंगा। अगर आपको कंफ्यूजन है यार यहाँ क्या है, सर ने तो कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड। समझ में आती है बात? अच्छा एक बात बताओ, एम्प्लॉय को मिल रहा है घर किराए का, किराए के मकान में रह रहा है, वो किराया दे रहा है, एम्प्लॉयर एचआरए दे रहा है, एचआरए दे रहा है, तो उसे ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। इन तीनों में से मिनिमम जो पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट में से जो सबसे कम अमाउंट होगी, ये उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक्चुअल जो मिला है उसमें से बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
मान लिया वो अपने एम्प्लॉयर से एचआरए तो ले रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, लेकिन किराए के मकान में रहता ही नहीं, अपना मकान है उसका, तो रेंट पेड जीरो हो गया ना। तो सेकंड पॉइंट जीरो हो गया, मिनिमम पॉइंट जीरो हो गया, तो एग्जाम जीरो हो गया, तो फुली टैक्सेबल हो गया या नहीं। तो उसको इन शब्दों में लिखा है कि अगर उसे, दूसरे शब्दों में ये लिखा है कि अगर उसने किराया नहीं दिया तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, वो किराए के मकान में अगर नहीं रहता है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि सेकंड पॉइंट जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सेकंड पॉइंट जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव के केस में जीरो हो जाएगा। तो आप एक बात समझिए कि किराए के मकान में रहोगे तो ही छूट मिलेगी, नहीं तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि सारा पैसा आप अपनी जेब में डाल रहे हो। सैलरी ड्यू बेसिस पर लेनी है तो हम ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर लेते हैं ना, इसीलिए लिखा ड्यू। क्यों भाई, आपको 12 महीने के लिए एचआरए मिला, आप 12 महीने के लिए किराए के मकान में रहे, और आपने 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो रही है क्योंकि 2 महीने की आपने एडवांस ले ली, तो यहाँ 14 महीने नहीं लेनी सैलरी, यहाँ 12 महीने की ही लेनी, मतलब उस पीरियड के लिए सैलरी लेनी है जिस पीरियड के लिए आप किराए के मकान में रहते हो, इन शॉर्ट, जो यहाँ फर्स्ट नोट में लिखा है। अच्छा, हमें थर्ड, ये जो 3 पॉइंट है, एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड, -10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, 50% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी और 40% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, इसमें पता है क्या क्या यूज हुआ है, इसमें ये सारे पॉइंट यूज हुए हैं। क्या क्या यूज हुआ है? बेसिक सैलरी, भाई स्टैंडर्ड सैलरी में 3 चीजें ली थी, वो तीनों चीजें तो यूज हो ही रही है। क्या क्या? बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन। सेकंड पॉइंट क्या है? रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, तो रेंट भी यूज हुआ है। थर्ड पॉइंट में क्या? 40 और 50% ऑफ सिटी, डिपेंडिंग ऑन की कहां पर है, तो क्या यूज हुआ है? प्लेस। और फर्स्ट पॉइंट में एक्चुअल एचआरए रिसीव, तो एचआरए भी यूज हुआ है। तो कितनी चीजें यूज हो रही हैं? 6 चीजें। क्या ये हो सकता है साल भर में इन 6 चीजों में किसी में कोई चेंज हो जाए? जैसे एचआरए शुरू के 4 महीने तो 5,000 है, फिर 6,000 हो गया। रेंट शुरू के 8 महीने 10,000 है, फिर 12,000 हो गया। सैलरी शुरू में कुछ हो रहा है, बाद में कुछ और हो गई। हो सकता है इन 6 चीजों में चेंज। पहले वो दिल्ली में रहता था, अब वो हापुड़ में रहने लग गया। हो सकता है या नहीं? अगर कुछ भी 6 पॉइंट में चेंजेस होंगे तो आपको हर पॉइंट के लिए, हर चेंजेस के लिए, हर पीरियड के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब आपको 12 महीने का कैलकुलेट करना है ना, कोई चेंज नहीं है तो 12 महीने का एक साथ कैलकुलेट कर लो। मान लिया अप्रैल में वो हापुड़ रहता था, मई से मार्च दिल्ली रहता, तो आपको क्या करना है? अप्रैल का हिसाब अलग बनाना है और मई से मार्च का हिसाब अलग बनाना है। 3 पॉइंट इसके अलग, इसके अलग, अलग अलग कैलकुलेशन करना। मान लिया उसकी जुलाई से सैलरी बढ़ गई, तो मई जून का हिसाब अलग करना है और जुलाई से मार्च का अलग करना है। मतलब जो भी आप पीरियड ले रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर चेंजेस है तो उसको सेपरेट कॉलम में अलग हिसाब करो। ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी चेंजेस हुई है तो आपको हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, जो पहले हमने हेडिंग भी डाला और सब कुछ करा, कि ये तभी छूट मिलेगी जब वो क्या करता है, जब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाकर 115 बीएसी से बाहर जाके ऑप्शनल टैक्स रिजीम में टैक्स देता है। इसका ट्रीटमेंट ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ चुके हैं, अब एग्जाम्पल कर रहे हैं, करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर ए को सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए पर मंथ, एचआरए मिल रहा है 500 रुपए पर मंथ, किराया है 3500 रुपए पर मंथ। हमें बताना टैक्सेबल एचआरए ऑप्शनल रिजीम में कितना है। तो आपको मैं पूरा समझाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप सैलरी इनकम निकालोगे ना, तो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल कर दोगे 2,40,000, 20,000 पर मंथ। फिर एचआरए
इसे लिखोगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। HRA नंबर 1 पॉइंट क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना मिलता है HRA 500 पर मंथ। सेकंड पॉइंट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है 3500 पर मंथ, तो कितना हो गया, कितना हो गया 42,000। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। स्टैंडर्ड सैलरी में तीन चीजें आती है, बेसिक डी, स्पेशल डीए और स्पेशल कमीशन। इस क्वेश्चन में डीए और कमीशन तो है नहीं, तो भूल जाओ उसको। तो यही हो गया 240 का 10%, तो 42,000 में से 24,000 लेस कर दो 18,000। थर्ड पॉइंट है 40 और 50% ऑफ सैलरी, 50% मेट्रो में, 40% नॉन मेट्रो में। यहाँ पर बता रखा है, कहाँ रहता है नहीं बता रखा, तो 40% ले लेते हैं। तो 40% ऑफ 2,40,000 96,000। अब इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट है 6,000, ये सबसे कम अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी ना, और टैक्सेबल होता है जो एक्चुअल रिसीव्ड हुआ माइनस एग्जेम्प्ट। रिसीव्ड हुआ 6,000, एग्जेम्प्ट हुआ 6,000, तो टैक्सेबल हो गया नील। HRA कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ, ठीक है। फिर आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी 2,40,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सब चलेगा ना। पुराने में 50,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। कौन सा 40%, क्या लिखा है आपने कॉपी में, क्या लिखा है थर्ड पॉइंट, 50% सैलरी मेट्रो सिटी में और 40% नॉन मेट्रो सिटी में। तो कहां रहता है ये नहीं बताया, तो मैंने कहा कि नहीं बताएगा तो क्या मानोगे। तो 40% ले लिया सैलरी का, सैलरी है 2,40,000, तो 2,40,000 का 40% ले लिया, 2,40,000 का 40% 96,000 96,000। अब तीनों में जो सबसे कम है वो फ्री हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे कम है 6,000, तो जितना मिला उसमें से जितना एग्जेम्प्ट हो गया बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मिला 6,000, एग्जेम्प्ट हो गया 6,000, तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं हुआ। स्टैंडर्ड सैलरी मैंने बताया तो है भाई अभी कि हर जगह स्टैंडर्ड लेना है, ये भी स्टैंडर्ड है। जब एक जगह HRA के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सब स्टैंडर्ड ही हो गया। अब मैंने यहां इसीलिए स्टैंडर्ड नहीं लिखा था क्योंकि यहां तक मैंने समझाया नहीं था, ठीक है। आगे के लिए लिख दूंगा, अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आगे के लिए लिख दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये सिस्टम। ए, मेट्रो सिटी 4 है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली, बस 4 है मेट्रो सिटी, और कोई मेट्रो सिटी नहीं है। तो देखो हमारा सबसे पहले ए में फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो कितना मिला है इसको 1,50,000। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड प्लस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। रेंट पेड कितना है 0, ये 0 ही हो गया पूरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहाँ रहता है, दिल्ली में, 50% ऑफ सैलरी, स्टैंडर्ड सैलरी वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूँ। तो 4 लाख का 50% 2 लाख। मिनिमम क्या है 0, तो मिनिमम एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 0 एग्जेम्प्ट हो गया। जो टैक्सेबल होता है वो होता है, क्या होता है एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड है 1,50,000 माइनस एग्जेम्प्ट
0, तो टैक्सेबल हो गया पूरा का पूरा 1,50,000। तो अगर मिस्टर ए की बात करें तो उनके लिए HRA पूरा 1,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, उन्हें कोई भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने तो किराया ही नहीं दिया। तो HRA फ्री फंड में लेके जेब में डाल लिया, तो ये तो सैलरी का ही दूसरा नाम हुआ ना, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे एग्जाम में आप इसमें कैलकुलेट भी नहीं करते, लिखते कि क्योंकि ए ने रेंट ही नहीं दिया है तो HRA फुली टैक्सेबल हो जाएगा और आप फुली टैक्सेबल। अब हम बात करते हैं बी की। बी नोएडा में रहता है और एक्चुअल HRA उसका है 1,20,000। रेंट पेड 1,00,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 1,00,000 में से 60,000 माइनस कर देते, 40,000 आ गया। रेंट पेड 1,00,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी मतलब 60,000। ठीक है, तो कितना आ गया 40,000। थर्ड पॉइंट क्या है, यहां पर 40% लेंगे क्योंकि ये नोएडा में है, तो 40% ऑफ सैलरी तो कितना हो गया 6,00,000 का 40%, 2,40,000। इसमें सबसे कम क्या है, तो एग्जाम कितना होगा, तो मिला कितना इसको 1,20,000, जिसमें से एग्जाम कितना हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो गया 80,000, 80,000। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन है। पॉइंट नंबर सी, मुंबई या बॉम्बे एक ही बात है। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड लाख, रेंट पेड 6,00,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 80,000, तो 6,00,000 में से 80,000 माइनस करेंगे क्या आएगा 5,20,000। मुंबई में है तो 50% ऑफ सैलरी क्या आ जाएगा 4,00,000। सबसे कम क्या है, एक्चुअल रिसीव्ड 5,00,000, एग्जाम्ड 4,00,000, टैक्सेबल 1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। डी पटना में रहते हैं और इनको एक्चुअल HRA जो मिला है वो 1,00,000 का मिला है। रेंट पेड है 80,000, 10% ऑफ सैलरी इज 30,000, 80 माइनस 30 50,000। ठीक है, पढ़ना है तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ 3,00,000, 1,20,000। सबसे कम क्या है 50,000, मिला कितना है 1,00,000, 1,00,000 में से 50,000 एग्जाम्प्ट हो गया, 50,000 टैक्सेबल। आइए कोई टेंशन है तो ई की बात करते हैं। HRA कितना मिला है 10,000, रेंट पेड 40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 50, तो 40 माइनस 50, नेगेटिव तो जीरो ले लेंगे। और थर्ड पॉइंट है 40% ऑफ सैलरी लाइक 50, सबसे कम क्या है, तब 1,50,000 से कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी है? फिर पूरा का पूरा 1,50,000 पे टैक्सेबल हो जाएगा। किसमें 2,00,000, 5,00,000 का 40%।
ठीक है, तो कोई गड़बड़ हो तो बता दिया करो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी गड़बड़ रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसे ठीक है, कम से कम ठीक तो हो गया ना, कोई टेंशन है इसमें? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और